हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एन एकेडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अमृतलाल वर्मा। मैं वर्तमान में अयोध्या से हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी, एमए और डीएलएड। मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एनडीए, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस 2022 का प्री मेंस और इंटरव्यू तक मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मेरा मेंस का सब्जेक्ट था वो जियोग्राफी था। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं टीचिंग सेक्टर में। तो मैंने अनअकैडमी 2022 में पहले ही ज्वाइन किया हुआ था। इसके साथ साथ में 2020 जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक मैंने अनअकैडमी पर एसएसएल टीचर के तौर पर भी काम किया हुआ है। इसके बाद में अप्रैल 2022 में मैंने अनअकैडमी पर डाउट एक्सपर्ट के तौर पर काम किया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। फिलहाल 2 महीने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक पर कंटेंट राइटर का भी काम किया हुआ है और वर्तमान समय में देव क्लासेस अयोध्या, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ और यूट्यूब पर भी अपनी क्लासेस दे रहा हूँ। तो ये मेरा है बेसिक सा प्रोफाइल। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यूपी पीएससी या फिर यूपीएससी, जो स्टेट पीसीएस और हम यूपीएससी यानी कि आईएएस की बात करें तो उसमें भूगोल की जो है भूमिका क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम पीसीएस की बात करेंगे और आईएएस की बात करेंगे, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के बारे में बात करें तो दोनों का सिलेबस लगभग क्या है, सिमिलरिटी है। लेकिन मेंस में इस बार से थोड़ा सा सिलेबस में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि जो अभी तक हम क्या कर रहे थे पीसीएस के अंदर, ठीक है ना, पीसीएस के अंदर हमारे पास एक होता था ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर की जगह अब वो हटा दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के अंदर ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी लेते थे, अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अलग से यूपी एसएसएल का पूरा सा कंटेंट जो होगा वो मेंस के तौर पर उसे तैयार करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें मेंस में, पीसीएस मेंस की बात कर लें तो पीसीएस मेंस में अब जो होगा पेपर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पेपर फर्स्ट जो जीएस का पेपर फर्स्ट होगा उनमें से कुछ चीजें आपके पास बची हुई है। और जीएस के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो जियोग्राफी का सिर्फ इतना है, इतना जो पार्ट होगा वो मेंस का सिलेबस है जियोग्राफी का। अगर हम बात करें प्री का सिलेबस पीसीएस के लिए, तो प्री का सिलेबस में हमें कुछ इतनी ही चीजें पढ़नी है, जैसे भारत एवं विश्व के भूगोल में हमें पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हो जाएंगे वो पूछे जाएंगे। ये तो रहा भारत एवं विश्व के भूगोल के संबंधित प्री की सिलेबस। अगर हम वही मेंस में जाएंगे जीएस पेपर फर्स्ट में, तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां, यौवन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत के विशेष संदर्भ में यह बात की गई है। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं जिसमें भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, क्रियाएं हैं, चक्रवात है, समुद्री जलधाराएं हैं, पवन है एवं हिमसरताएं हैं, कुछ प्रमुख नदियां हैं, पहाड़ रहेंगे। इसके संदर्भ में यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे भी बहुत कुछ से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास पूछे जाएंगे। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी क्या है, संभाव्यता क्या है, मानव प्रयास, विश्व के शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीपीय के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। ये है हमारे पास मेंस पेपर फर्स्ट के जियोग्राफी का सिलेबस, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इससे पहले कुछ जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर करने वाले हैं अपने कुछ क्लासेस में। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में, जो लगभग हमारे पास 4 घंटे की क्लासेस होगी वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे भू आकृतिक विज्ञान की, लगभग ये भी 4 घंटे की क्लास रहेगी। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इन सभी क्लासेस के साथ साथ में आपके पास जो टेस्ट होगा वो टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। मतलब हर एक सेशन के बाद में जो होगा वो एक चैप्टर के बाद में हम उसके साथ में उससे संबंधित प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। तो जितने भी हमने कंटेंट देखे हैं उन सभी में ये चीज शामिल रहेगा। फिर आएगा आपके पास में जलवायु विज्ञान, लगभग 2 घंटे की क्लास है इसमें। समुद्र विज्ञान होगा, फिर जो जीव भूगोल है और पर्यावरण भूगोल है। ये हमारे पास में 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स उठाए गए हैं। कहाँ से? ये प्राकृतिक जो होगा भूगोल से, वहां से उठाए गए हैं। फिर आता है मानव भूगोल के संदर्भ में, तो यहाँ से हमने टॉपिक उठाए हैं मानव भूगोल के संदर्भ में। हम 8 घंटे की लगभग क्लासेस क्या होगी, नीड होगी।
आर्थिक भूगोल, जिसमें हम कृषि से संबंधित या अन्य तथ्यों को जोड़ते हुए उन सबको शामिल करेंगे। तो उसमें लगभग 3 और 3 6 घंटे की क्लास होने वाली है। इसके साथ साथ में विश्व के महाद्वीप अर्थात देशों से संबंधित जो तथ्य होंगे वो 5 घंटे की क्लास यहाँ पे इसमें आपको मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब हम बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भौतिक अवस्थिति क्या है, यानी इनके भौतिक कारक हो जाएंगे, और भौतिक में जितनी भी चीजें आएंगे, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी हो जाएंगे, पठार हो जाएंगे, इन सब की अवस्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है जनसंख्या आ जाएगा, आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं वर्तमान समय में, इन्हें कैसे निपटारा किया जा सकता है, इनके बारे में हमें विभिन्न जानकारियां प्राप्त होंगी। उद्योग क्या है, किस प्रकार से हमारे भारत में ज्योग्राफी के आधार पर उद्योग जो होगा वो काम कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में रहेगा भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको हम क्या करने वाले हैं अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। चलिए आज की एक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में और बता दूं कि अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों से संगत एक मानचित्र आधारित प्रश्न का उत्तर देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो हम जो मानचित्र होगा यानी कि ज्योग्राफी का जो मानचित्र है उस पर आधारित लगभग 6 घंटों की जो क्लास है वो लेके आएंगे, और इसके साथ साथ में इसके जो टेस्ट होंगे उसको भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेगा मानचित्र पर, क्योंकि इसमें चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो होगा वो मानचित्र आधारित हमेशा जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज के हम इस क्लास में किन महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों में वर्षा का जो है वितरण क्या रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में जो मानसून होता है वो कहाँ से बनकर निकलता है, किस प्रकार से उसका वितरण रहा है, और कैसे पूर्वी घाटों पर या पश्चिमी घाटों पर सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, और किस प्रकार से मानसूनी हवाएं चलती हैं, और कहाँ पर मानसून सबसे पहले बनता है। तो ये हमारे पास रहेगा महत्वपूर्ण टॉपिक, इस पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी हवाएं होती मानसूनी हवाएं होती हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हमेशा क्या होती हैं, उठती हैं। जैसा कि आप हमारी इस फिगर में देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे होंगे कि मानसूनी हवाएं जो होगा वो अरब सागर यहाँ से उठती हैं, ठीक है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है कि बंगाल की खाड़ी से उठती हैं। तो जो ये हमारे पास पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है, जो पश्चिमी घाट का एरिया है, इतना जो ये वाला एरिया है ये है पश्चिमी घाट का एरिया। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूरे भारत में औसतन बारिश क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक रीजन के बारे में। तो अगर हम रीजन की बात करेंगे तो रीजन में यूपी पीसीएस 2021 और 22 के किसी एक पेपर में पूछा भी गया था कि भारत के पश्चिमी घाटों पर या पूर्वी घाटों पर किस पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हमें आपको बता दें, क्योंकि मानसूनी हवाएं अगर इस प्रकार से चलेगी तो इस क्षेत्र में क्या होगी, अधिक बरसात होने का रीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से टकराने के बाद में क्या होती है, जो मानसूनी हवाएं यहाँ चलती हैं, मानसून बनता है, तो यहाँ पर पहाड़ियों से टकराकर इस पर क्या होती है, खूब जमकर बारिश करती है, और इसलिए यहाँ पर बारिश की संभावनाएं अधिक बनती है। फिर बात करेंगे ये क्षेत्र, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्षेत्र लगभग क्या होता है, बारिश का निगलेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर है राजस्थान का पूरा मरुस्थल, क्या है, ये है मरुस्थल, जिसे हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो लगभग बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। लेकिन हम राजस्थान का पूरा क्षेत्र नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। लगभग राजस्थान का जो आधा क्षेत्र है वहां पर बेहतरीन बारिश होती है। जैसे ये क्षेत्र को अगर हम ले लें तो यहाँ पर बढ़िया बारिश होती है, और लगभग कृषि के उत्पाद ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मानसून होता है लगभग 5 जून तक क्या होता है, पहुंच जाता है। क्या 5 जून के आसपास जो होता है वो मानसून यहाँ पर पहुंच जाता है, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 15 से लेकर 20 जून तक जो होता है वो मानसून पहुंचता है। एक बात मैं और बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जब क्या होता है, यहाँ से मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो जो ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का हो चाहे उत्तराखंड का हो, क्योंकि उत्तराखंड तो ऑलरेडी क्या है, पहाड़ों में बसा हुआ है, तो वहां पे तो बारिश की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हुआ इधर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे जो बारिश होती है वो वेस्ट ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, जब वो हिमालय के ऊपर टकराती हैं, टकराने के बाद में जब इधर परिवर्तित होती हैं, तब हो जाके क्या होती है, बारिश होती है। इसलिए जो थोड़ा ड्यूरेशन टाइम लगता है,
वो लगभग क्या होता है 20 जून तक यहाँ पर लगता है बारिश आने में। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस रीजन पर बारिश होने का कारण क्या है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो मानसूनी पवनें हैं, ठीक है ना, वो कहाँ चलती हैं, वो चलती हैं पश्चिम से पूरब की दिशा से चलती हैं। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इस बात में समझिएगा इस जो आग लगने वाली कहानी से होता क्या है। यदि मैं आपको बता दूं कि अगर हवाएं इस दिशा में चल रही हो, इस दिशा में चल रही हो, इस दिशा में चल रही हो, ठीक, तो अगर पराली को यहाँ पर अगर आग लगती है, ठीक, तो ये पूरा जो एरिया होगा उसको साफ होने से 1 से 2 मिनट लगेगा। कहेंगे सर क्यों? देखो हवाएं अपने साथ में क्या करेंगी, इसको आग को फैलाने का काम करती हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जो मौसम होता है ना, उसके लिए भी, चाहे हम क्या कहें, मौसम के लिए भी क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती हैं। तो जो जिस दिशा में हवाएं चलती हैं उधर क्या होता है, मानसून जो होता है वो बहता जाता है और बारिश होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। जैसे कि आप इसे देखोगे, अगर आपको क्या है, आप कहीं खुद जला रहे हैं, ठीक है ना, आपको कुछ चीजें बचानी है, तो आप क्या करेंगे, अगर हवाएं की दिशाएं इस तरफ हैं तो आपको आग जो लगाने की जरूरत है वो इस साइड से है, क्योंकि अगर इधर से लगाएंगे तो बाकी जो आसपास की चीजें होंगी वहां तक भी हवाएं उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो ये चीज आपके पास में है, किसके समझने के लिए है, ये समझने है कि मानसूनी जो हवाएं होती हैं जब इधर से चलेंगी तो इस क्षेत्र पर टकरा कर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। लेकिन जब इधर चलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर से कुछ भी ऐसे पास हो जाती हैं तो ये बरसात क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बे बंगाल से जो उठने वाले हैं वो यहाँ से उठते हुए इस क्षेत्र पर हल्की से क्या होती है, बारिश करती है। अब कहेंगे सर इधर क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि देखो जब हवाएं चलेंगी तो हवाएं तो भाई साहब इसी दिशा में चलेगी, तो हवाएं जब चलेंगी तो कुछ जो यहाँ से बनने वाले मानसून हो जाएंगे उसको उस क्षेत्र में लेकर क्या होती हैं, चली जाती हैं। तो हल्की फुल्की जो भी यहाँ पे आती है, मानसून जो बनता है जब टकराता है कहाँ से, हिमालय से, तब जाके इस क्षेत्र में क्या करता है, बारिश करता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि पूर्वी घाटों पर सबसे अधिक बारिश होती है कि पश्चिमी घाटों पर। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाटों पर सबसे अधिक बारिश होती है। बाकी जो यहाँ से बनने वाली हवाएं होती हैं वो इस क्षेत्र में क्या करती हैं, ज्यादा बारिश करती हैं। चलिए इतना टॉपिक उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। एक चीज अब और देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है। तो देखिए ये भारत का क्षेत्र है, ठीक है ना, भारत के क्षेत्र में अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत का क्षेत्र का जो ये है वो क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। और हिमालय क्षेत्र होने के नाते जब भी क्या होता है यहाँ पर मानसून बनता है, ठीक है, मानसून बनेगा यहाँ से, चाहे इधर से आएगा या हल्की फुल्की इधर से भी आएगा, तो जब मानसून क्या होगा, हिमालय की चोटियों से टकराएगा तो यहाँ पर अधिक बारिश करने की जो होती है वो होती है। तो इस क्षेत्र में चाहे उत्तराखंड का ले लो या फिर आपके पास में कुछ और क्षेत्र के आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बढ़े, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, तो ये हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। इसके साथ साथ में पश्चिमी घाटों को भी देखते हैं, इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे बरसात के विवरण जो होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम पहुंचते हैं कि कब, कहाँ पर और किस प्रकार से जो मानसून होता है वो पहुंचता है। यहाँ पर 5 जून, ठीक है ना, यहाँ पर 3 जून होता है और ये लगभग कितना हो जाता है, 10 जून पर पहुंचता है, ये हो गया 15 जून। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है 15, 10 और 5 जून, क्योंकि यहाँ से निकलते तुरंत ही पहुंच जाता है, नजदीक थोड़ा अच्छा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 15 से 20 जून का जो होता है वो समय लगभग लग जाता है। तो ये रहा है कि कब हमारे पास में मानसूनी जो होते हैं पवनें किस दिशा में चलती हैं और किस प्रकार से किन सामान्य तिथियों में लगभग पहुंचने की आवश्यकता रहती है। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अपने किसी अन्य टॉपिक के साथ में दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।